गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। देन आफ्टर वी विल सी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो भी रिसेंटली नागालैंड के अंदर वहां पे चल रहा है। फिर वहां पे कुछ न्यूज है पीएम वाणी स्कीम के ऊपर जो वाईफाई के ऊपर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, एंड देन आफ्टर वी विल गो विथ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि अभी रिसेंटली गूगल ने वहां पे लॉन्च किया है। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड डाउनलोड दिस पीडीएफ। आप वहां पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट कि भैया ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन स्पेशल इन गुजराती मीडियम, यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में जो भी डेटा है उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया है। सो आफ्टर डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ और रिवाइजिंग दिस पीडीएफ आप आराम से अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको अलग से फिर वहां पे कुछ नई चीजों को ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन इनफ। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब देखिए टॉपिक के अंदर क्या है, तो रिसेंटली कंटेक्स्ट में कुछ ऐसा है दैट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास विच इज नोन एज एनसीबीसी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिकमेंडेशंस वहां पे लगाई है। कैसी रिकमेंडेशंस? बोले ऑफ एक्सक्लूडिंग 35 कम्युनिटीज मोस्टली मुस्लिम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। वेस्ट बंगाल के सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में से लगभग 35 कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करने की रिकमेंडेशंस वहां पे हुई है, फॉलोइंग इट्स स्क्रूटिनी ऑफ ओबीसी इंक्लूजन मेड इन 2014 के अंदर जो भी ओबीसी के अंदर वहां पे इंक्लूजन हुआ उसे वापस एक बार स्क्रूटिनी में वहां पे डालना है और कुछ कम्युनिटीज को वहां पे एक्सक्लूड करने की कुछ बातें करी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक हैज बीन इन द न्यूज। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीबीसी क्या है उसी के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ये जो न्यूज है एक बार उसकी स्क्रूटिनी वहां पे कंप्लीट हो जाए, रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो जाए, ओनली आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। अदरवाइज आपको फैक्ट को वहां पे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट जो टॉपिक अभी करंट में है आपको उसके ऊपर वहां पे फोकस करना है। सो द टॉपिक इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 बी के अंदर वहां पे रची गई है, जिसका मेन टारगेट क्या है? टू सेफगार्ड द राइट्स as well as to ensure the welfare of SEBC, that is socially and educationally backward class। उनके राइट्स को सेफगार्ड करना और उनके वेलफेयर को वहां पे इंश्योर करना। वैसे देखा जाए तो ये कमीशन या फिर इस एक्ट की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1993, बट आफ्टर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 बी और 348 ए के अंदर इसको वहां पे शामिल किया हुआ है। सो आपको एक आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए और साथ साथ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये सब कुछ हुआ है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसका मेन टारगेट क्या है? जैसे कि आगे बात हुई, टू एडवाइज, मॉनिटर, इन्वेस्टिगेट एंड रिकमांड द मैटर्स रिगार्डिंग टू एसईबीसीज, देयर इंक्लूजन, देयर एक्सक्लूजन, देयर वेलफेयर, सेफगार्ड, सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स, उनके राइट्स का कहीं पे वायोलेशन तो नहीं हो रहा है, तो इन सबको वहां पे चेक करना। कंपोजिशन क्या होता है? दैट इज 1+1+3। टोटल देखा जाए तो वहां पे 5 मेंबर्स है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और उनके साथ 3 मेंबर। और ऐसा बोला गया है कि आउट ऑफ दिस 3 मेंबर्स एक वहां पे वुमन होनी कंपलसरी है। दैट इज व्हाट अबाउट द मेंबरशिप। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो बोले प्रेसिडेंट करेंगे। और मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके रैंक और उनके पेमेंट के हिसाब से इनको भी वहां पे पेमेंट वगैरह मिलेगा। काम क्या है? तो एसईबीसी के सेफगार्ड्स को इंप्लीमेंट वहां पे करना, मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना। अगर कहीं पे राइट्स का वायलेशन होता है तो उसको ऊपर वहां पे ध्यान रखो और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर वहां पे ध्यान रखना, उनका इवेल्युएशन करना
और अगर कुछ जरूरत है तो वहां पे कुछ फर्दर एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन की तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांच पे नई बैचेस होने वाली है शुरुआत। अहमदाबाद के अंदर ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम की नई बैच की हो चुकी है शुरुआत, एंड गांधीनगर और वडोदरा के अंदर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, इन सब की नई बैचेस जो है वो नेक्स्ट वीक से वहां पे शुरू हो रही है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे, दैट इज फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर। यस, 15 दिसंबर से नई बैच की होने वाली है शुरुआत। एंड अभी तक आपने डेमोस के लिए एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा। यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म to enroll for the free demo lectures. You will get 3 free demo lectures। और अभी यहाँ पे स्कीम भी ओपन है कि आपको अप टू 50%, 50 अप टू 50% तक की आपको वहां पे मिलेगी स्कॉलरशिप। So you just have to go there, you just have to fill up that form and all the information about the new batches will be given to you। और अहमदाबाद के अंदर गुजराती मीडियम की जो नई बैच है, गुजराती मीडियम की नई बैच, वो शुरुआत होगी फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। सो हर एक ब्रांच के ऊपर हर एक मीडियम की नई बैचेस वहां पे लॉन्च हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो आज ही वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए और अपनी सीट जो है वो यहाँ पे बुक करवाए, क्योंकि हर महीने हम कुछ लिमिटेड सीट्स को ही ओपन करते हैं। बिकॉज वी डोंट बिलीव इन मास और क्वांटिटी, वी बिलीव इन क्वालिटी, कि जहां पे 1-to-1 मेंटरिंग वहां पे चलती है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, हर एक की प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखा जाता है कि कैसे तरीके से, किस तरीके से हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन यहाँ पे आगे बढ़ रही है। सो वी फोकस ऑन दैट। सो दैट्स व्हाई अपनी सीट जो है वो यहाँ पे बुक करें और इस लिमिटेड सीट्स के अंदर अपना नाम जो है उसको वहां पे रजिस्टर वगैरह करवाए। चलिए अभी टॉपिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एंड अवर टॉपिक इज अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल। 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड इज अंडरवे। और वहां पे अलग अलग दिनों के अंदर अलग अलग चीजों को वहां पे शोकेस किया गया। ओवरऑल देखा जाए तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो 1 से लेके 10 दैट इज 10th दिसंबर तक वहां पे चलता है। कहां पे? तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए नागालैंड। नागालैंड के अंदर ये वाला फेस्टिवल वहां पे चलता है। अ प्रीमियर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, जिन्हें फेस्टिवल्स का भी फेस्टिवल बोला जाता है, सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज, ट्रेडिशंस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ ऑल मेजर नागा ट्राइब्स। तो ध्यान रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दैट इज इन नागालैंड 1 से लेकर 10 दिसंबर। कहां पे होता है? तो बोले किसामा हेरिटेज विलेज, जो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा के नजदीक है। 2000 की साल से इसकी हुई थी शुरुआत, वहां पे पहली बार हुआ, तो 2025 में आज 26वीं बार है। And by the government of Nagaland to promote the inter-tribal unity as well as to preserve the culture and to boost tourism। और इसका नाम कहां से है? तो नागालैंड का जो बर्ड है दैट इज नोन एज हॉर्नबिल, वहीं से इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो उसका वैल्यू, उसकी ब्यूटी और उसके ट्रेडिशन को वहां पे शोकेस करता है। उसके मेन फीचर्स क्या है? तो हर एक दिन वहां पे अलग अलग ट्रेडिशनल डांस, फोक सॉन्ग्स, वॉर क्राइस एज वेल एज इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को वहां पे शोकेस किया जाता है। अलग अलग दिन पे अलग अलग नागा आर्ट्स को वहां पे डिस्प्ले किया जाता है, जहां पे वुड कार्विंग्स होते हैं, टेक्सटाइल्स के क्राफ्ट्स वहां पे है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, फूड फेस्टिवल्स वहां पे है, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स वहां पे है, फ्लावर शोज, आर्चरी, रेसलिंग, तो वो सब कुछ वहां पे है। साथ साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल, इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल, मोरुंग एग्जीबिशंस, फैशन शोज, क्राफ्ट बाजार्स, और देखा जाए तो अलग अलग आसपास के स्टेट में से भी और अलग अलग आसपास की कंट्रीज में से भी वहां पे आपको अलग अलग लोगों का पार्टिसिपेशन मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो उनका जो कल्चर है और नागालैंड की जो 17 मेजर ट्राइब्स है उन सबकी आइडेंटिटी को ये वहां पे प्रिजर्व कर रहा है। प्लस कल्चरल एक काइंड ऑफ वी कैन से असिमिलेशन वहां पे शोकेस होता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म वहां पे प्रोवाइड होता है।
टूरिज्म डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे ऑटोमेटिकली होने वाली है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट पीएम वाणी। और क्या है पीएम वाणी अभी कंटेक्स्ट में? द गवर्नमेंट हैज अपडेटेड पार्लियामेंट ऑन द रैपिड एक्सपांशन ऑफ पीएम वाणी नेटवर्क ओवर 3.9 lakhs Wi-Fi hotspot deployed across India as of November 2025। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पीएम वाणी है उसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पब्लिक वाईफाई को प्रोवाइड करने के लिए, और वो भी अफोर्डेबल, वाइड स्प्रेड और ब्रॉडबैंड एक्सेस के थ्रू, और उसी के लिए ये वाली पूरी स्कीम वहां पे चलाई गई है। दैट इज अबाउट पीएम वाणी, जो वहां पे पब्लिक के अंदर हॉटस्पॉट्स वहां पे क्रिएट करेंगे, जो कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को वहां पे उसको ऑपरेट करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और उसका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके अंडर में है। 2020 के अंदर इसको अप्रूव किया गया था। मेन एम क्या है कि भैया इंटरनेट एक्सेस सबको प्रोवाइड करना, ताकि डिजिटल इंक्लूजन और बढ़ सके। एक नेशन वाइड नेटवर्क वहां पे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट वगैरह वहां पे रेडी हो जाए, ताकि हमारा जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के जो गोल्स है उसको अचीव करने में थोड़ा सा और वहां पे सपोर्ट वगैरह मिले। उसके मेन फीचर्स क्या है? तो नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। वहां पे जितने भी स्मॉल शॉप्स है या फिर जो बिजनेस है वो इन वाईफाई को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी फी, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे एक बहुत ही आसान तरीके से और लो कॉस्ट वाईफाई सबको वहां पे प्रोवाइड हो रहा है। 4-tier architecture, the system works through 4 components: PDOs providing Wi-Fi, PDOS handling the authentication and accounting, app providers enabling the user access, and central registry that records all the entities। तो यहाँ पे 4 अलग अलग मेजर कंपोनेंट्स है: PDOs, PDOS, एप्लीकेशन एज वेल एज CDOT। साथ से वहां पे देखा जाए तो FTTH सपोर्ट, दैट इज PDOs आर नाउ परमिटेड टू यूज रेगुलर फाइबर टू दी होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह को वहां पे और कम करेगा, जिससे ये वाईफाई हॉटस्पॉट डिप्लॉयमेंट वहां पे और वायबल बन सकता है। रोमिंग जो है उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे प्रोविजंस, दैट इज यूजर्स कैन सीमलेसली स्विच बिटवीन द हॉटस्पॉट्स ऑपरेटेड बाय डिफरेंट PDO एग्रीगेटर्स। तो आराम से आप उस पे वहां पे रोम कर सकते हैं, दैट इज स्विच कर सकते हैं। और मोबाइल डेटा बट ऑब्वियसली वहां पे धीरे धीरे उसका लोड जो है वो थोड़ा सा ऑफलोड होने वाला है। यूजर बेस्ड प्रमोशंस, ऐप प्रोवाइडर्स एंड PDOs may send promotional messages as well or contents to the users, but only after obtaining their consent। तो यूजर की कंसेंट को लेने के बाद आप वहां पे प्रमोशंस वगैरह भी कर सकते हैं, और एक अफोर्डेबल ब्रांडविड्थ वहां पे सबको प्रोवाइड होती है, जहां पे अप टू 200 Mbps वगैरह जो है वहां पे निकलता है। That is all about PM Vani. That is all about this news. And the next topic, that is about Indian Statistical Institute, ISI। क्यों है अभी न्यूज में? तो रिसेंटली एक ISI बिल 2025 वहां पे हुआ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट होने का मतलब क्या है कि काइंड ऑफ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट, और उसने वहां पे कोलकाता के अंदर कुछ बड़े बड़े प्रोटेस्ट वहां पे शुरू कर दिए हैं बाय स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड स्टाफ्स at ISI Kolkata over proposed changes to the institute's governance structure and autonomy। इस इंस्टीट्यूट के स्ट्रक्चर और ऑटोनॉमी के अंदर चेंज करने वाला एक बिल जैसे ही वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है कोलकाता के अंदर, वहां पे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज और स्टाफ ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और ये एग्जैक्टली ISI वहां पे है क्या? एक प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए? फॉर research, education and apply work in statistics, mathematics, computer science, quantitative economics, related fields, etc. etc. और इसीलिए वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए, बिकॉज दे डोंट वांट कि उसके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में वहां पे कुछ भी चेंज हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1931 में बाय PC महालनोबिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। Declared an institution of national importance by Parliament in 1959। हेडक्वार्टर्स कहां पे है? तो एक तो कोलकाता में है,
और बाकी उसकी जो रीजनल ऑफिस है, जो सेंटर्स है, वो दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तेजपुर के अंदर वहां पे है। स्टेटिस्टिक्स के अंदर थोड़ी सी एडवांस रिसर्च करने के लिए, प्लस सबको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, एक प्रॉपर नेशनल प्लानिंग करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो इन सब के लिए वहां पे और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वही है इसका एम, वही है इसका टारगेट। और करंट सिस्टम क्या है गवर्नेंस की? इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी, जहां पे 33 मेंबर की पूरी एक काउंसिल होती है विद इलेक्टेड मेंबर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, यूजीसी नॉमिनीज एंड सीनियर एकेडमिक लीडर्स, इन सब का वहां पे इंक्लूजन होता है। जो डायरेक्टर है, इट इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल एंड आईएसआई हैज सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी इन एकेडमिक्स अपॉइंटमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आईएसआई के पास पूरी ऑटोनॉमी है वहां पे एकेडमिक्स के अंदर, अपॉइंटमेंट्स के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो अपने हिसाब से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। इट पब्लिशेस द रिनाउंड जर्नल जिसका नाम है संख्या, एंड ऑफर्स डिग्री प्रोग्राम्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड रिलेटेड साइंस। अभी इस बार जो वहां पे बिल आया है उसके फीचर्स क्या है? तो उसने आईएसआई को एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर वहां पे कन्वर्ट किया है। It has replaced the 1959 Act and transforms ISI from a registered society into a statutory body like IIM और IITs. गवर्नेंस के अंदर एक नया वहां पे बोर्ड बनने वाला है जिसका नाम बनेगा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है becomes the visitor and board of governance chaired by visitor nominated chairperson based on center's requirement. मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा, उन्हीं के वहां पे नॉमिनीज वगैरह रहेंगे, और पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, ग्रांट डिग्रीज, ओवरसीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल अपॉइंटमेंट्स, वो सब उन्हीं के पास वहां पे रहेंगे। एंड इस नए काउंसिल के अंदर इट विल बी लेड बाय द डायरेक्टर कंप्राइजिंग द डिवीजन एंड सेंट्रल हेड्स। इट एक्ट्स एज एन एडवाइजरी बॉडी मेकिंग एकेडमिक रिकमेंडेशंस टू बीओजी। काउंसिल का काम क्या है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को वहां पे एडवाइस वगैरह देना। So that is all about the changes in the structure, और उसी के चलते वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए हैं। And that is all about the recent news about ISI, Indian Statistical Institute. And the last topic that is about Tensor Processing Unit. और क्या है अभी न्यूज के अंदर? गूगल ने भी रिसेंटली रिलीज किया है। क्या रिलीज हुआ है? तो गूगल्स रिलीज ऑफ आयनवुड टीपीयू comes at a pivotal moment as the global AI boom accelerates the demand for faster and specialized compute. जैसे जैसे ग्लोब के अंदर एआई की डिमांड वहां पे बढ़ती जा रही है, उसने फास्टर और स्पेशलाइज्ड कंप्यूट को की डिमांड को भी वहां पे बढ़ाया है। और इस चीज को प्रोवाइड करने वाला गूगल का एक आयनवुड टीपीयू, वो भी रिसेंटली वहां पे न्यूज में आया है, जिसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। टीपीयू एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ कस्टम एप्लीकेशन साइंटिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट है विच इज डिजाइन्ड बाय गूगल। इसके लिए स्पेसिफिकली टू एक्सेलरेट मशीन लर्निंग। और वहां पे भी अगर हम बात करें तो स्पेशली डीप न्यूरल नेटवर्क्स एंड मैट्रिक्स हैवी कंप्यूटेशंस। इन शॉर्ट मशीन लर्निंग के लिए बनाया गया एक डिजाइन किया गया एक सर्किट जिसका नाम है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इट वाज फर्स्ट डिप्लॉयड इंटरनली, सबसे पहले उसका इंटरनली डिप्लॉयमेंट हुआ था इन 2015 टू रन टेंसर फ्लो वर्कलोड्स एंड वर रिलीज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। बाहर के लोगों के लिए उसको रिलीज किया गया था वाया गूगल क्लाउड इन 2018। वो काम कैसे करता है? तो उसकी पूरी टेक्निकल प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है कि भैया टीपीयूज यूज लार्ज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट्स which are capable of performing tens of thousands of multiply accumulate operations per clock cycle. They process the data in matrix form, breaking inputs into vectors, running them in parallel and feeding results back to AI models. एक high bandwidth memory and optimized interconnects which enable extremely fast data movement for training the large neural networks.
और उसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एट स्केल वहां पे क्या है, तो 128 by 128 ALU which arise delivering massive parallelism, high throughput बोल सकते हैं, designed for large batch size and weeks long training runs। साथ साथ स्पेर्क्स कोर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स फॉर embedding heavy models like recommendation engines etc. So these are the technical knowledge। और अगर हम जीपीयू की तुलना में उसकी अगर हम बात करें एज कंपेयर टू जीपीयू, तो जीपीयू ऑफर्स parallelism but still carry general purpose overhead and less efficient metric specialization, जो कि आपको टीपीयू के अंदर मिलता है। सो टीपीयू प्रोवाइड्स इवन हायर थ्रूपुट, dedicated MXUs and tighter integration with ML frameworks which are ideal for LLMs, vision models, deep learning pipelines, etc. So that is all about this recent news about tensor processing units by Google। तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये जो टीपीयूज है वो किसका कंसेप्ट है, पूरा गूगल का कंसेप्ट है। एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर्स। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहां तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं अपने एंड।